जब हम ये सोचेंगे कि जो वास्तव में आपने विलेय के मोल लिए थे शुरुआत में, उसको आप जब यहाँ रखोगे और विलियन में जाने के बाद उन विलेय के मूल्यों के साथ जो कुछ भी हुआ, उस वैल्यू को जब आप ऊपर रखोगे, तो अपने आप ही इस फ़ॉर्मूले के अंदर ऊपर वाली चीज़ प्रायोगिक अनुसंग के गुणधर्म को दर्शाएगी और नीचे वाली चीज़ जो है, वो आपके सैद्धांतिक अनुसंग के गुणधर्म को दर्शाएगी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर वही पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू सॉल्व करोगे प्रैक्टिकली, तो जो मोलर द्रव्यमान निकल करके आएगा, वो किसका निकल करके आएगा? मोलर द्रव्यमान उस कण का निकल करके आएगा, जो कण वहां पे उपस्थित है। हाँ बच्चों, चलिए स्टार्ट करें। तो आगे बढ़ रहे हैं अपन। हम लोग ऑलमोस्ट 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात 3 अनुसंग के गुणधर्म को डिस्कस कर चुके थे। वॉइस वगैरह क्लियर आ रहा है? एवरीथिंग इज फाइन? ओके। हाँ, तो हम लोग 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उससे पहले हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, है ना? हेडिंग लगाओ, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणांक। अंकित बोलो। हाँ बेटा बोलो। नमस्ते। टाइम चेंज करना मुश्किल है। आप स्कूल से आके देख सकते हो, ये कर सकते हो। हाँ, स्कूल से आके क्लास को मतलब फॉलो कर सकते हो, या देखते हैं पॉसिबिलिटी अगर होती है तो। 2 होने लग जाएंगी। अभी तो स्टार्टिंग में एक इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चों का मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग में अभी थोड़ा सा बराबर लाया जा रहा है कंटेंट, इस रीजन से। और हाँ, फिर 2 हो जाएंगी। अच्छा है। देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं, है ना? ट्राई, ठीक है, ट्राई करेंगे। ओके। वांट ऑफ फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक। पुट ऑन द हेडिंग। डन, शुरू करें। अच्छा, एक बात बताओ, अनुसंग के गुणधर्म किस बात पर डिपेंड करता है? क्या आपको याद है? हाँ सर, अनुसंग के गुणधर्म इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितने अणु लिए थे हमारे विलायक के अंदर, विलेय के। तो एक विलेय के कितने अणु होते हैं, उस पे आपका अनुसंग के गुणधर्म डिपेंड करता है। अब ये बताओ कि अगर मैं ये मान के चलूं कि मैंने विलेय के 5 कण लिए हैं और विलेय विलायक के अंदर जाकर के 5 से 10 हो जाए, तो क्या अनुसंग के गुणधर्म चेंज हो जाएगा? 100% चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अणुओं के प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, अणुओं के नेचर से कोई मतलब नहीं है। आपने 5 Na डाले हैं या 5 Li प्लस डाले, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि उसकी एग्जैक्ट काउंटिंग कितनी है, काउंटिंग से मतलब होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसंग के गुणधर्म इस बात पर डिपेंड करता है कि विलेय के कितने कण उपस्थित हैं विलयन के अंदर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं विलयन के अंदर। तो देखें, अनुसंग के गुणधर्म, अनुसंग के गुणधर्म इस बात के समानुपाती होता है कि विलेय के कणों की संख्या जो विलयन में उपस्थित है, हाँ? विलेय के कणों की संख्या जो विलयन में उपस्थित है। या फिर क्या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या जो विलयन में उपस्थित है।
तो अनुसंग गुणधर्म जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीपी कहते हैं वो इन सब बातों पर डिपेंड करती है ना। अच्छा, ये पंगा कहाँ से क्रिएट हुआ मैं आपको बताता हूँ। पंगा ऐसे क्रिएट हुआ कि हमने लिया NaCl, तो हमने काउंटिंग करी कि हमने तो एक NaCl लिया है। जब उस एक NaCl को हमने पानी में डाला तो पानी में डालते ही वो एक NaCl दो हिस्सों में टूट गया, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। तो एक कण बन गया Na प्लस का, एक कण बन गया Cl माइनस का, और यहां से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई। हम सोच रहे थे कि एक कण है, पानी में जाते ही आपका Na प्लस Cl माइनस अलग अलग हो गए, अब वो दो कण हो गए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, NaCl तो बड़ा था, Na और Cl तो छोटे छोटे होंगे। फर्क पड़ता है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस चीज से मतलब नहीं है कि आकार क्या है, साइज क्या है, प्रकृति क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से फर्क पड़ता है कि संख्या कितनी है, काउंटिंग कितनी है, नंबर कितना है, तो उसके लिए नंबर मैटर करता है। तो क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, आपको क्या लगता है? 100% चेंज होगी सर, क्योंकि कणों की संख्या चेंज हो चुकी है। तो फिर वॉन्टॉफ नाम के एक बंदे ने कहा कि एक काम करते हैं, इस तरह की समस्या को सॉल्व करने के लिए और चीजों को सही रखने के लिए हम वॉन्टॉफ गुणांक बनाते हैं। तो उन्होंने एक वॉन्टॉफ गुणांक बनाया आई। ध्यान से सुनना, आई का फॉर्मूला उन्होंने किस तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रेक्षित होती है, प्रेक्षित, ऑब्जर्व्ड, या फिर जो आप एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे हो, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, या फिर जो असामान्य आ रही है, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को भाग लगाइए, वो जो आप सोच रहे थे, जो आपने पेन पेपर पे किया था थियोरिटिकल, वो जो सच में होनी चाहिए थी, है ना, जो नॉर्मल थी, या फिर विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, जो विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन की थी। वेट करो, मैं सब समझा दूंगा, चिंता मत करो। सुनो, लास्ट क्लास में हमने एक मेथड सीखा था जिसका नाम था RLVP मेथड। RLVP को प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने वाला मेथड याद है आपको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हम बेटा उस मेथड की बात कर रहे थे तो क्या आप सबने ऑब्जर्व किया था, उस मेथड में एक खास पॉइंट था कि सब कुछ प्रैक्टिकली निकल के आ रहा था। तो अगर NaCl को हम डाल दें और प्रैक्टिकल करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो हम सोच रहे थे हमें उससे दुगना मिलेगा प्रैक्टिकली। फाइन, क्यों दुगना मिलेगा? जहां तुम सोचे थे कि एक NaCl के कण है वहां पे दो हैं, अगर तुम सोचे थे 10 NaCl के कण है तो 20 होंगे। तो आपने जो सोचा था, नॉर्मल जो आपका था, आपने तो एसोसिएशन डिसोसिएशन, संगुणन वियोजन का ध्यान ही नहीं रखा। आपने सोचा भी NaCl है, एक है, ठीक है। आपने सोचा ही नहीं कि वो पानी में जाके वियोजित हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आपने तो संगुणन के बिना, वियोजन के बिना सोचा था। आपने जो सोचा था वो थियोरिटिकल था, सैद्धांतिक था, पेन पेपर पे कर रहे थे आप। प्रैक्टिकली जब जाओगे तो डबल मिलेगा। प्रेक्षित जो करोगे, दिखेगा जो वहां पर, वो डबल मिलेगा। इसलिए ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो हमारे से, हम जो सोच रहे हैं उससे अलग होगा, असामान्य होगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है अबनॉर्मल। हिंदी में भी लिख लेते हैं, ऑब्जर्व्ड मतलब प्रेक्षित, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रायोगिक, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, अनुसंख्य गुणधर्म। डिवाइड बाय थियोरिटिकल, सैद्धांतिक, एबनॉर्मल सामान्य, विदाउट एसोसिएशन संगुणन,
या वियोजन के पश्चात, वियोजन के पूर्व, या संयोजन या वियोजन के बिना। अनुसंख्यिक गुणधर्म, ऐसे आई को डिफाइन किया गया। क्या हम एक बार बोर्ड लेवल पे सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब बच्चे यहाँ पे, है ना? एक बार हम बोर्ड लेवल पे पढ़ चुके हैं, हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही, हमें उसको और फर्म करना है, मजबूत बनाना है। हम थोड़ा सा अलग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जेईई नीट के लिए, वो क्लासिक बोर्ड अप्रोच फॉलो नहीं करे, वो तो हम कर चुके हैं ना। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल्स टू व्हाट, अब इसको किसके बराबर करें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वियोजन संयोजन के पश्चात, अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? अनुसंख्यिक गुणधर्म तो विलेय के मोलों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो अनुसंख्यिक गुणधर्म को मोल के हिसाब से लिख के देखते हैं, चलो करते हैं। वास्तव में विलयन के अंदर विलेय के जितने मोल हैं संगुणन वियोजन के पश्चात, उससे निकल के आएगा प्रेक्षित, प्रायोगिक या असामान्य अनुसंख्यिक गुणधर्म। और दूसरा नीचे वाला सैद्धांतिक सामान्य, ये किससे निकल के आएगा? जब हम ये सोचेंगे कि जो वास्तव में आपने विलेय के मोल लिए थे शुरुआत में, उसको आप जब यहां रखोगे और विलयन में जाने के बाद उन विलेय के मोलों के साथ जो कुछ भी हुआ, उस वैल्यू को जब आप ऊपर रखोगे, तो अपने आप ही इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर वाली चीज प्रायोगिक अनुसंख्यिक गुणधर्म को दर्शाएगी और नीचे वाली चीज जो है वो आपके सैद्धांतिक अनुसंख्यिक गुणधर्म को दर्शाएगी। कहने का मतलब, मैं सिंपल भाषा में और समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो प्रेक्षित, प्रायोगिक या असामान्य, ये तब निकल करके आएगा जब आप मोलों की बात कर रहे होगे, वो मोल जो विलयन में वास्तव में उपस्थित है। जब हम इस चीज को चेक करेंगे ना, तो अगर संगुणन हुआ होगा मतलब टूटा होगा, सॉरी संगुणन मतलब होता है जुड़ना, अगर संगुणन हुआ होगा, जुड़ा होगा, तो मोल कम हो जाएंगे। वियोजन हुआ होगा ऐसा, तो मोल बढ़ जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं, ये होगा संगुणन वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय, नीचे क्या है? नीचे विलेय के वो मोल हैं जो आपने शुरुआत में लिए थे, है ना? विलेय के मोल, विलेय के मोल जो शुरुआत में लिए थे, ऐसे आप बोल सकते, है ना? तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। कंफर्टेबल एवरीवन? चलो एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स के समानुपाती होती है। भाई जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के ज्यादा होंगे, उतने उसके कण ज्यादा होंगे, तो उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ मोल और आणविक द्रव्यमान में तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो मोल कैसे लिखते हैं, मोल होता है भार बटा अणुभार, तो मोल और अणुभार तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो यहां पर ऊपर आ रहा है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब पश्चात विलेय के मोलों की संख्या। स्टार्टिंग में आ रहा है शुरुआत, मतलब ऊपर आ रहा है एबनॉर्मल, नीचे आ रहा है नॉर्मल, ऊपर आ रहा है असामान्य, नीचे आ रहा है सामान्य। तो जब इसी चीज को अपन आणविक द्रव्यमान के हिसाब से लिखेंगे तो उल्टा नहीं हो जाएगा? NaCl पानी में जाकर के Na प्लस और Cl माइनस के रूप में टूट गया, बाद में कितने मोल है अपॉन पहले कितने मोल थे, ये वॉन्ट ऑफ गुणांक है। चलेगा? इतना सबको समझ में आता है? पक्का? अब ये बताओ, क्या मोल और आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हैं?
मोल और आणविक द्रव्यमान, इतना सोचो बस। मोल और आणविक द्रव्यमान के बारे में सोचो। व्युत्क्रमानुपाती है क्योंकि मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, तो भार ऊपर आ रहा है, अणुभार नीचे आ रहा है। वही बात मैं बोल रहा हूं कि मोल और आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो अगर मोल और आणविक द्रव्यमान बेटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो ऊपर अपन क्या बोल रहे हैं, असामान्य अपॉन सामान्य मोल के हिसाब से। तो अणुभार के हिसाब से उल्टा नहीं हो जाएगा, ऊपर असामान्य आ रहा है, नीचे सामान्य आ रहा है, तो मोलर द्रव्यमान में उल्टा हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान में ऊपर असामान्य है, तो यहां पे सामान्य होगा, और मोलर द्रव्यमान में नीचे असामान्य होगा। बस इतनी सी बात बोल रहा हूं। मतलब ऊपर आएगा मोलर द्रव्यमान संगुणन वियोजन के पहले, और नीचे आएगा मोलर द्रव्यमान संयोजन वियोजन के पश्चात, जबकि मोलों में उल्टा था। तो मोल और आणविक द्रव्यमान के फॉर्मूले उल्टे होते हैं। कई बच्चों को ये बात पता नहीं होती है, गड़बड़ कर जाते हैं। उनको बस इतना याद रहता है कि असामान्य ऊपर था, सामान्य नीचे था। मोलर द्रव्यमान में भी वो सेम फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल के समानुपाती है, तो यहाँ पे असामान्य अनुसंग गुणधर्म, तो असामान्य मोल। पर मोल और आणविक द्रव्यमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो रिवर्स हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हर बच्चे को याद रखना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आ गया है सबको? फटाफट बताओ। ठीक है, लिख लो। डन है? एवरीवन क्लियर? लिख लिया? चलो अब सबका ध्यान बोर्ड पे। अब हम अलग अलग करके दोनों केस देखते हैं। एक बार अपन देखते हैं वियोजन वाला केस, और एक बार अपन देखेंगे संगुणन वाला केस। तो केस 1 देखते हैं। जब विलय का वियोजन होता है, बोलू? बेटा सॉल्यूट है, किसी भी टाइप का सॉल्यूट हो सकता है। वो टूट गया और उससे बना NB, ऐसा हम बोल रहे हैं। एक कण था, उससे 2 कण बन गए, या एक कण था उससे 4 कण बन गए, एक कण था उससे 10 कण बन गए, ऐसा हम बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल दूं, जैसे NaCl है, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो ये एक कण था, और इससे अब कितने कण बन गए, 2 कण बन गए। डन? चेक करें। एक बात बताओ, ऐसे केस में जो असामान्य मोलर द्रव्यमान आएगा और जो सामान्य मोलर द्रव्यमान है, दोनों में से कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? सामान्य वाला बड़ा होगा, ज्यादा होगा मोलर द्रव्यमान, या फिर असामान्य वाला ज्यादा होगा? सबसे पहले ये सोचो। सामान्य वाला बड़ा होगा, ये तक कितने बच्चे बोल रहे हैं? क्या इसको चेक करने का और कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है, नंबर ऑफ मोल का उल्टा होता है। तो पहले मोल 1 था, बाद में मोल बढ़ गया। पहले मोल 1 था, अब 2 मोल हो चुके हैं। पहले कण 1 था, अब 2 हो चुके हैं। तो मोल के साथ जो हो रहा है द्रव्यमान के साथ उसका उल्टा होगा, सिंपल सी बात है। तो सामान्य मोल था 1, असामान्य होते वक्त मोल बढ़ गए, 2 हो गए। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान, अगर मोल बढ़ा है तो मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा, तो मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा, ऐसा रहेगा यहाँ पे। तो जो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे मोलर द्रव्यमान,
वो वास्तविक मूलर द्रव्यमान से कम आएगा, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे उसमें 2 का आएगा, समझ रहे हो, और जो आप सोच रहे थे उसमें तो ये जुड़े हुए थे, इससे जो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करोगे उसकी वैल्यू कम आएगी वास्तविक से या सामान्य वाले से कम आएगी। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है। और एक कण एक से अधिक कणों में टूटा है तो n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। भाई एक कण था, कम से कम 2 में तो टूटेगा, तो एक कण कम से कम 2 में टूटेगा, तो n की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं टाइम बराबर 0 पर इसके कण A थे, तो टाइम बराबर 0 पर तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटा, जैसा था वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अपने मिलाया ही नहीं है, ऐसा मान सकते हैं, तो ये 0 होगा। टाइम बराबर t पर ये कितना टूटा, इसके लिए हमने एक टर्म बना रखी है जिसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा होता है वियोजन की कोटि, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है। वो फॉर्मूला है कि विलेय के कितने मोल टूटे, विलेय के कितने मोल टूटे डिवाइड बाय विलेय के कितने मोल लिए। तो विलेय के कितने मोल टूटे डिवाइड बाय विलेय के कितने मोल लिए। अच्छा, अल्फा बराबर विलेय के कितने मोल टूटे अपॉन विलेय के कितने मोल लिए। कितने मोल लिए थे अपने शुरुआत में विलेय के, चेक करके बताओ फॉर्मूले से, देख के बताओ। सर ए लिए थे, वेरी गुड। तो विलेय के कितने मोल टूटे, विलेय के कितने मोल टूटे ए अल्फा, मतलब जो आपने शुरुआत में ए लिए थे, अब ए में से ए अल्फा टूट गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। शुरुआत में आपने ए लिया था ना, ए में से कितना टूट गया, ए में से ए अल्फा टूट गया। यहां तक सबको समझ में आया है? थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहो क्लास के अंदर, अदरवाइज क्वांटल लेक्चर्स का कोई मतलब नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिव नहीं होगे, मुझे नहीं पता चलेगा। मैं ये अज्यूम भी कर सकता हूँ कि ये चीज़ आपने क्लास 11वीं में साम्यावस्था में पढ़ रखी होगी। मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूँ कि ये आपने फोर्स बैच में पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। मैं ये मान के चल सकता हूँ, पर मैं ये मान के नहीं चल रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको समझ में आना चाहिए। दैट्स वाई मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इसको इतना डिटेल में लिख रहा हूँ। तो आपको बस थोड़े से एफर्ट्स लगाने कि आपका जो चेहरा है और आपके जो हाथ हैं उनसे आप बस थोड़ा सा बता दो कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। दैट्स इट। देखो वापस, अल्फा वियोजन की कोटि बहुत काम आएगा, एग्जाम में सवाल आएंगे। अगर आज तक जेई मेन में और जेई एडवांस में 10 सवाल आए ना इस चैप्टर से, तो उसमें से 8 सवाल और इसके ऊपर थे, क्वांटम ऑफ गुणांक के ऊपर। 8 सवाल 10 में से, तो मैक्सिमम चांस है कि सवाल इसी टॉपिक से आने वाला है। तो इसीलिए गौर करके सीख लो कम से कम। चलो देखो वापस से, अल्फा है विलेय के कितने मोल टूटे अपॉन कितने लिए। तो कितने लिए थे अपन ने, ए लिए थे, अब कितने टूटे, तो ए इंटू अल्फा। अब अगर अपन ने ए लिए थे तो ए में से ए अल्फा टूट गए। अच्छा, ये कितने बने, ये कितने बने सोचो। अगर ये एक टूटता है तो ये एन बनता है, ये मतलब हुआ ना। अगर ये एक टूटता है तो ये एन बनता है। ये कितना टूटा है, ए अल्फा, ये कितना बनेगा, एन ए अल्फा बनेगा। इसका मीनिंग है एक ए के टूटने पर एन बी बनते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, एक NaCl के टूटने पर 2 Na कण बनते हैं, तो एक कण से 2 कण बनते हैं, तो 10 कण से कितने बनेंगे, 20। अगर ये एन अल्फा टूटेगा, सॉरी ये ए अल्फा टूटेगा, तो ये कितना बनेगा, 2A अल्फा। सेम लॉजिक है। तो अगर ये ए अल्फा टूटेगा तो ये कितना बनेगा, Na अल्फा बनेगा।
अगर ये अल्फा टूटेगा तो ये Na अल्फा बनेगा। ठीक है एवरीवन? युवांक, नींद आ रही है? इधर देखो आप, आई को कैसे लिखते हैं? संगुणन वियोजन के पश्चात विलयन में मोलों की संख्या। तो नंबर ऑफ, इंग्लिश में लिख दूं थोड़ा सा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय number of moles after dissociation divided by initial number of mole। हाँ तो कैसे लिखोगे? संगुणन के पश्चात वियोजन, सॉरी, वियोजन के पश्चात मोलों की कुल संख्या डिवाइड बाय वियोजन के पूर्व मोलों की कुल संख्या। अच्छा बताओ ध्यान से देख करके, वियोजन के पहले मोलों की कुल संख्या क्या है? इन सबको जोड़ना पड़ेगा। ये होगा वियोजन के पूर्व मोलों की कुल संख्या। वियोजन के पश्चात मोलों की कुल संख्या, इस पूरे को जोड़ना पड़ेगा। ये होगा वियोजन के पश्चात मोलों की कुल संख्या। सही है? तो वियोजन के पूर्व मोलों की कुल संख्या, इसको जोड़ना पड़ेगा। वियोजन के पश्चात मोलों की कुल संख्या, इसको जोड़ना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा डिवाइड बाय, पहले कितना था? A से A कट जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, 1 प्लस अल्फा N माइनस 1। 1 प्लस अल्फा N माइनस 1, इसको याद रखना। और I किसके बराबर होता है? यहाँ पे I आ गया है 1 प्लस अल्फा N माइनस 1। और सबको पता है ना I किसके बराबर होता है? M नॉर्मल अपॉन M L नॉर्मल, M सामान्य अपॉन M असामान्य। सबको अच्छे से ये चीज दिमाग में रखनी है, बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं अपन। सही है? लिख लो। सबका ध्यान बोर्ड पे। पहली बात तो यहाँ पे एक्वस है, यहाँ पे भी एक्वस है, तब ये बात चलेगी। अगर कोई ठोस होता है तो ठोस तो आपका विलयन में आएगा ही नहीं। जब ठोस विलयन में आएगा ही नहीं तो उसका वाष्प दाब बनेगा ही नहीं, तो नॉर्मल एब्नॉर्मल इन सब की कोई बात होगी नहीं। भाई नॉर्मल एब्नॉर्मल की बात कब होती है? जब हम वाष्प दाब की बात कर रहे होते हैं।
अनुषंगिक गुणधर्म सारे के सारे इसी बात पर डिपेंड करते हैं। तो मान लो कोई ठोस है, यहाँ पे कोई उत्पाद ठोस आ जाए, उसको हटा देना है, उसके बारे में बात नहीं करनी, हमें केवल एक्वस की बात करनी है, हमें केवल जलीय की बात करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पूरे फॉर्मूले को बनाते वक्त क्या अपन ने इस चीज पे ध्यान दिया है कि अपन ने 1 मोल लिया है A को, कि 1 मोल कितना वियोजित हो रहा है, सारा फोकस उसके ऊपर करना है। अगर 1 मोल नहीं हो रहा है तो पहले 1 मोल में कन्वर्ट करना है, फिर चेक करना है। ये N क्या है? N का मतलब है कि 1 मोल जलीय अभिकारक से कितने उत्पाद के मोल आपको प्राप्त हुए। जैसे फॉर एग्जांपल सवाल ऐसे आ जाए कि 2A एक्वस से 3B एक्वस बन रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे N की वैल्यू क्या लोगे? यहाँ पे N की वैल्यू आप 3 ले लोगे? नहीं ना, 2 से बन रहा है 3, तो 1 से कितना बनेगा? 3/2। यहाँ पे N की वैल्यू 1.5 होगी, ये हम कहना चाहते हैं। तो सवाल में एक बार जरूर चेक कर लेना कि वो किस तरीके से आपको बोल रहा है, N की वैल्यू किस तरीके से लेनी है, ये जरूर से चेक कर लेना। डन है एवरीवन? पक्का? ठीक है, लिख लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको दिमाग में रख सकते हो आप डायरेक्ट। भूल जाओ तो बना लेना वहीं पे एग्जाम में, और याद रख लोगे तो बेहतरीन है ही, फिर सवाल जल्दी बनेगा। हाँ मन। जी। अलग अलग कैसे हुए? नहीं आएगा सेम। देखो इसके लिए मैं एक आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ इससे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ संगुणन का, संगुणन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे CH3COH है, 2 CH3COH मिलकर के एक हो जाते हैं, ये संगुणन हो गया। ठीक है, सब लोग ध्यान सुनना। 2 CH3COH अपने डाले, अपन ने किसकी काउंटिंग डाली? 2 की। अपन को लगा था कि वहां पे 2 कण है, वो कंबाइन होके एक हो गए। अब सुनना, जब आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर वही पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू सॉल्व करोगे प्रैक्टिकली, तो जो मोलर द्रव्यमान निकल करके आएगा वो किसका निकल करके आएगा? मोलर द्रव्यमान उस कण का निकल करके आएगा जो कण वहां पे उपस्थित था, अनुसंगी गुणधर्म के हिसाब से आएगा। वहां पे कौन सा कण उपस्थित है? क्या वहां पे CH3COH उपस्थित है? नहीं, वहां पे कौन उपस्थित है? CH3COH का डबल। 2 कण चिपक करके एक बन चुके हैं, वो इस कण का मोलर द्रव्यमान देगा, तो ये होगा M असामान्य। और आप क्या सोच रहे होगे कि आपने CH3COH को मिलाया था, तो एक्सपेरिमेंट से किसका आना चाहिए था? एक्सपेरिमेंट से आना चाहिए था CH3COH का, ये होगा सामान्य। ये कहने का मतलब आया समझ? आ गया ना? भाई संगुणन हो गया ना। अनुसंख्यक गुणधर्म का एक्सपेरिमेंट करते वक्त तो हमने सोचा था कि हमने CH3COH के 2 पार्टिकल डाले, तो एक कण का द्रव्यमान होगा CH3COH के द्रव्यमान के बराबर, तो मोलर द्रव्यमान निकल के आना चाहिए जितना इसका होता है। पर प्रैक्टिकली हमने क्या देखा? इसका डबल आ रहा है। डबल क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 कण मिलकर के एक हो गए, और अनुसंख्यक गुणधर्म ने एक कण को, एक कण के हिसाब से करता है वो, तो उसने एक कण को देखा प्रैक्टिकली, उसका निकल करके आ गया, तो वो असामान्य की कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आना चाहिए था NaCl का, पर हम क्या देखते हैं, हमारे पास जो आएगा वो Na और Cl का आएगा, कम आएगा, मतलब पहले से कम आएगा, तो असामान्य हो जाएगा, है ना? ये कहने का मतलब है। और एक बात बताओ, यहाँ अनुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा आएगा, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान ज्यादा आएगा, मोलर द्रव्यमान यहाँ पे ज्यादा आएगा। संगुणन के केस में मोलर द्रव्यमान ज्यादा आएगा और कणों की संख्या कम आएगी। कण आपने 2 डाले, ये सोचकर कि 2 हैं, 1 हो गए, तो कणों की संख्या क्या हो गई? आधी, तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? डबल। तो क्या मैं सही बोल रहा था स्टार्टिंग में कि अनुसंख्यक गुणधर्म और मोलर द्रव्यमान, मोल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म मोल के समानुपाती होता है और मोल आपके आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे 2 से 1 हो गया, तो मोलों की संख्या घटी,
अनुसंघिक गुणधर्म घटेगा पर मोलर द्रव्यमान बढ़ गया, ज्यादा आ रहा है मोलर द्रव्यमान। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा था, यहाँ पे था असामान्य अपॉन सामान्य, और मोलर द्रव्यमान में सामान्य ऊपर था, असामान्य नीचे था। ये उसके पीछे का रीजन था। आई होप इट्स क्लियर नाउ सबको। हाँ 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 बिल्कुल। ठोसों के लिए ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आई बराबर वन होगा। ठोसों का मेरा कहने का मतलब है, जैसे आपने NaCl को लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने NaCl को लिया। एक अजीब सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा जिंदगी में कोई एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करता, ये केवल तुम्हें समझाने के लिए है। मान लो आपने NaCl को लिया, तो NaCl के विलयन में कितने कण आपने सोच करके डाले? सर एक कण सोच करके डाला था। हमने ये सोचा था कि NaCl एक रहेगा और सब कुछ जीवन में खुश रहेंगे हम, है नितिन? ये सोचा था NaCl का एक कण होगा। अच्छा, NaCl पानी में गया, पानी में जाकर के NaCl दो कणों में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस, और वो दोनों कण कहाँ पे उपस्थित है? पानी में। तो अब अणुसंघ के गुणधर्म में कणों की संख्या कितनी हो गई, जो प्रैक्टिकली आएगी? दो हो गई। अच्छा, ऐसा होता कि NaCl पानी में जाकर टूटता Na प्लस में और Cl माइनस में, Na प्लस रहता जलीय विलयन में और Cl माइनस ठोस बन के जमीन पर बैठ जाता। अब अणुसंघ के गुणधर्म में कणों की संख्या कितनी होती? एक ही होती। भाई आपने NaCl डाला, माना NaCl अंदर जाकर के Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, पर Cl माइनस तो जमीन पे जाके बैठ गया ना, वो तो विलयन में रहा ही नहीं। तो अब विलयन में कणों की संख्या कितनी है? एक कण है Na प्लस। नहीं सर, वहां NaCl था, यहाँ Na प्लस है। अरे क्या फर्क पड़ता है, कणों की संख्या से मतलब है उसको। वहां पे इतना मोटा हो, यहाँ पे इतना छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कणों की संख्या से मतलब है। तो अगर इन दोनों में से जैसे टूटा, मान लो A टूटा B प्लस C प्लस D में, और D वहां पर ठोस है, तो डी को अणुसंघ के गुणधर्म के लिए आई के फैक्टर में काउंट मत करना। हो सकता है एडवांस में इस पे कंसेप्ट बना के सवाल पूछ ले। कल को ऐसे दे दे कि ए टूट रहा है, बी एक्वस प्लस सी एक्वस प्लस डी सॉलिड में, ऐसे बता दे, तो आई कितना होगा, क्वांटम गुणांक कितना होगा? बाद के मोल 1 2 3, गधे हो जाओगे फिर अगर 1 2 3 करके आ गए तो, क्योंकि ये तो गया जमीन में, ये तो गया जमीन में। बिलियन में कितने मोल एक्स्ट्रा आ गए? एक प्लस एक दो, पहले कितने थे? एक, क्वांटम गुणांक आ गया दो। अगर ये 100% टूटा है तो, यहाँ मैंने इसको 100% टूटता हुआ नहीं माना है, तभी ये ए अल्फा रहा। इसको 100% कर दो, अगर ये 100% टूट जाएगा तो अल्फा का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा 1 रख देना अगर 100% टूटता है तो। सवाल करेंगे अभी अपन। अच्छा, मैं ऐसा दे दूं आपको कि ए एक्वस बी एक्वस प्लस सी सॉलिड, और सवाल में पूछूं अणुसंघ के गुणधर्म पे कोई फर्क पड़ेगा? अणुसंघ के गुणधर्म पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना भाई, क्योंकि सी सॉलिड का नीचे बैठ गया जाके, अभी भी कण, पहले भी कण एक, पहले भी कण एक, बाद में भी एक, आई का वैल्यू 1 आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो एक्वस लिखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए यहाँ भी लिखना जरूरी है। जलीय जलीय, बहुत काम की चीज। ठीक है, पक्का समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ जाएं, अब हम वियोजन पे चलते हैं। ये संयोजन कंप्लीट हुआ, वियोजन पे चलते हैं। अगर किसी को फिर भी इसमें कुछ डाउट रह रहा हो, एक बार फोर्स बैच का लेक्चर रिवाइज कर लेना थोड़ा सा, मन करता है तो, अदरवाइज नीड नहीं है आपको। आपने वहाँ पढ़ रखा था, रफ्तार में पढ़ाया था आपको, सब कुछ सिखाया था, बस यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ रहा है, इतना तो बनता है, इतना तो फिर करना पड़ेगा, नहीं तो काम चलेगा कैसे, है ना? चलो लिख लो। चलिए साहब आगे बढ़ सकते हैं, पक्का? और हाँ, जो बच्चों का डबल ड्रॉप है या फिर जो अटल बैच के बच्चे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम जरूर करना, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम वाली शीट जरूर करनी है आपको, छोड़नी नहीं है किसी भी ड्रॉपर बैच के बच्चे को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि एसोसिएशन होता है तो क्या होता है। अभी अपन ने डिसोसिएशन वाला केस डिस्कस कर लिया, अब हम एसोसिएशन वाला केस डिस्कस करेंगे। हेडिंग लगाओ, जब ठोस के कण या जब विलेय के कण, केस 2 लिख लें, जब विलेय का
संगुणन हो रहा हो। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारे विलेय का संगुणन हो रहा है तो कैसे रहेगा। ठीक है, समझते हैं। संगुणन में क्या होगा, कुछ विलेय के कण आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा। संगुणन में यह होगा कि कुछ विलेय के कण आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे। जैसे मान लो n कण है, वो n कण मिलकर के आपस में एक हो गए, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पे भी n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। काय को 1 तो आपस में कैसे जुड़ेगा, या तो 2 3, कम से कम 2 से जुड़ना स्टार्ट होगा ना। अच्छा, टाइम बराबर 0 पर इसके मोल मान लेते हैं a है, तो इसके मोल तो 0 है, क्योंकि ये तो बना ही नहीं है। तो टाइम बराबर 0 पर ये है, ये 0 है। अच्छा, अल्फा कैसे होगा, यहाँ पे अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे, वही डिग्री ऑफ, वहां पे था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की कोटि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगुणन की कोटि। आपका ध्यान बोर्ड पे, लिखने का बहुत समय मिल जाएगा, समझने का समय कम होता है। संगुणन की कोटि, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, कितने मोल संयोजित हुए डिवाइड बाय कितने लिए थे। तो अल्फा बराबर कितने मोल संयोजित हुए, कितने संयोजित हुए अपॉन कितने लिए थे, कितने लिए थे बताओ। सर हमने ए लिए थे, तो कितने मोल लिए थे, ए लिए थे, तो कितने संयोजित हुए, ए अल्फा संयोजित, कितने संयोजित हो गए, ए अल्फा संयोजित, ऐसे। अब ऐसे देखो टाइम बराबर टी में ए में से ए अल्फा संयोजित हो गए, टाइम बराबर टी में ए में से ए अल्फा संयोजित हो गए, तो यहां कितने बने, ये सोचने वाली बात होगी, यहां कितने बने। अगर ये 2 संयोजित होते हैं तो इससे एक बनता है, तो अगर ये एक संयोजित होगा तो इससे कितना बनेगा, 1/2। अगर ये n संयोजित होगा तो इससे कितना बनेगा, 1/2 इंटू n, ऐसा कुछ। अगर ये 4 संयोजित होंगे तो इससे 2 बनेंगे। अगर ये 10 संयोजित होंगे तो इससे ये 5 बनेंगे। अगर ये 20 संयोजित होंगे तो इससे ये 10 बनेंगे। अगर ये 50 संयोजित होंगे तो इससे ये 25 बनेंगे, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये 2 संयोजित होते हैं तो उससे एक बनता है, तो एक के संयोजन से आधा बन रहा है। अब अगर ये 50 संयोजित होंगे तो ये 25 बनेगा, 50 से गुणा कर दो। अगर ये 20 संयोजित होंगे, 20 से गुणा करो, 10 बनेगा। ये n संयोजित होते हैं तो ये एक बनता है, देख लो। तो n के संयोजन से एक बन रहा है, तो एक के संयोजन से कितना बनेगा, 1/n। आपने कितने संयोजित किए, ए अल्फा, तो ए अल्फा के संयोजन से कितना बनेगा, एक के संयोजन से इतना बन रहा है, तो ए अल्फा से कितना बनेगा, ए अल्फा बाय एन। ये समझना हमेशा चैलेंजिंग होता है इस टॉपिक के अंदर, बट आसान है, मुश्किल नहीं है। 2 के संयोजन से एक बन रहा है तो एक के संयोजन से आधा बनेगा, अब ये जितने भी संयोजित होंगे उसका वो आधा बनेगा, सिंपल। तो यहाँ n के संयोजन से एक बन रहा है तो एक के संयोजन से 1/n बन रहा है। अब आपने कितने संयोजित किए हैं बताया तो सही, आपने n अल्फा संयोजित किए, तो ये कितने बनेंगे, a अल्फा अपॉन m। आर वी कंफर्टेबल एवरीवन, शिवांक, ठीक है।
कैलाश, फाइन, नितिन, हवा पानी पे जिंदा हो गया तुम? तो खाया पिया करो थोड़ा, ठीक है? कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन में बहुत मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन में बहुत पतले हो जाते हैं। ये दोनों ही ओवर स्ट्रेस का एक कॉज है। कुछ लोग स्ट्रेस में वेट गेन करते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस में वेट लूज करते हैं। तो ध्यान रखना है ना, वेट लॉस होना चाहिए ना। अगर आपका वेट लॉस भी नहीं हो रहा और वेट गेन भी नहीं हो रहा, मतलब आपकी प्रिपरेशन विदाउट एनी स्ट्रेस चल रही है। और स्ट्रेस लेने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था ना 1% बच्चे ही सीरियसली पढ़ाई करते हैं और 1% बच्चे वही होते हैं जो स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा संयोजन के पश्चात, सॉरी यार, वियोजन के पश्चात वियोजन के पश्चात कुल मोल पूर्व, नॉट पश्चात, पूर्व, वियोजन के पूर्व कुल मोल, और ये होगा वियोजन के पश्चात कुल मोल। अच्छा बताओ क्या सीन रहेगा इसमें? आई कैसे निकालेंगे? वियोजन के पश्चात कुल मोल अपॉन वियोजन के पूर्व कुल मोल। करें कैलकुलेट। वियोजन के पश्चात कुल मोल कितने, इनको ऐड करो तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाय एन डिवाइड बाय ए प्लस 0। क्या जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, 1 माइनस 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1। ये अपन को याद रखना है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा के रखोगे तो सवाल बना पाओगे। और इसमें एन क्या है? 1 मोल जलीय उत्पाद के लिए मैं पहले सही लिख रहा था यार। इसलिए संगुणित अभिकारक के मोल मतलब 1 मोल जलीय उत्पाद बनाने के लिए कितने मोल अभिकारक के जुड़े हैं, वो आपका यहाँ पे एन का मान होता है। डन। सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूला। फॉर्मूले इसमें यही, बस ये दो ही फॉर्मूला है, इतने ही फॉर्मूला है बस। अब सारे फॉर्मूले आई को जोड़ करके बनाने हैं, तो ध्यान से देखते हैं कि आई को जोड़ करके सारे फॉर्मूले कैसे बनेंगे। आई को जोड़ करके अपन को सारे फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक। आई को इनकॉर्पोरेट करते हुए सारे फॉर्मूले बनाते हैं। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर एन अपॉन एन प्लस एन, पढ़ा था ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एक बात का ध्यान रखें,
ये क्या था? पीएस जो प्रायोगिक रूप से निकल के आया था, ये प्रायोगिक होता है इसके अंदर, जो प्रैक्टिकली आता है, ये प्रायोगिक वाष्प दाब है विलयन का। कुछ नहीं करना है, सारा पंगा विलेय के मोल के साथ ही है ना। या तो विलेय के मोल बढ़ रहे हैं या विलेय के मोल घट रहे हैं। अगर वियोजन हो रहा है तो विलेय के मोल बढ़ जा रहे हैं, और अगर संयोजन हो रहा है तो विलेय के मोल घट जा रहे हैं। सारा लफड़ा किसके साथ है? विलेय के मोल के साथ है। कुछ नहीं करना है, जहां जहां विलेय के मोल आ रहे हैं उसको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। जहां जहां विलेय के मोल आ रहे हैं उसको आई से मल्टीप्लाई कर देना है। सर इसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और याद किया था, डू यू रिमेंबर? रीअरेंज किया था हमने फॉर्मूले को। आंखों का धोखा बहुत होता है इन दोनों फॉर्मूले में। दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है। किसी किसी को लगता है यहाँ पे स्मॉल एन को इग्नोर कर दिया तो ये बन गया, नहीं, सारे फॉर्मूले सेम है। ये दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस हल्का सा रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो यहाँ क्या डिफरेंस आएगा? या एन के साथ आई लगा देंगे, ये डिफरेंस आएगा। यहाँ एन के साथ आई लगा देंगे। अच्छा, डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? क्या था डेल्टा टीबी? टीबी ऑफ विलियन माइनस क्वथनांक विलायक का बराबर, व्हाट डू यू से, क्या आता है यहाँ पे? के बी इंटू एम। अब एम में क्या आता है? एम होता है मोललता। मोललता क्या होता है? विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल को आई से गुणा कर दो तो बस ये भी आई से गुणा हो जाएगा, इस चीज है। ऐसे ही डेल्टा टीएफ में क्या करेंगे? डेल्टा टीएफ क्या होता है? टीएफ ऑफ, टीएफ किसका लिखते हैं? टीएफ लिखते हैं अपन पहले, टीएफ नॉट आता है तो घटता है ना, तो ये शुद्ध विलायक का पहले आता है इसमें, माइनस टीएफ आता है विलेन का, ये होता है के एफ इंटू एम। तो इसमें भी मोललता के मोल आते हैं विलेय के, विलेय के मोल को आई से गुणा करोगे तो इस तरीके से। नोट करो एक मिनट, है ना। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखना। जैसे कुछ एसिड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा HCOH, जैसे CH3COH। ये कुछ ऐसे एसिड हैं, जैसे आप बेंजोइक एसिड ले सकते हो बेंजीन के ऊपर। ये कुछ ऐसे एसिड है जिनको अगर पानी में डालोगे तो इनका वियोजन होता है, ये पानी में जाके टूट जाते हैं। तो जल में जाकर वियोजित होते हैं। जैसे RCOOH है, इसको पानी में डाला तो R प्लस और CO माइनस बन जाता है, ऐसे, सॉरी, RCO माइनस और H प्लस बन जाता है। तो पानी में जाकर के आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तो ये जो RCOH है, इसका वियोजन हो रहा है तो आई का मान कितना आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा, ऐसा है। परंतु परंतु काम की बात सुनना, अगर आप इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल को किसी अध्रुवीय विलायक में डालोगे, जैसे कि बेंजीन, तो केस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखें, परंतु कार्बोक्सिलिक अम्ल अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में डाइमर बनाता है।
मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों को आप अध्रुवीय विलायक में डालोगे ना, जैसे कि बेंजीन में, तो ऐसा होगा कि RCOH के 2 अणु मिलकर के एक बन जाएंगे। ये वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, ये वाला एग्जांपल, ये बेंजीन में होता है। तो एक बार सवाल में देख लेना, हम क्या हमेशा रट के जाते हैं कि CH3COH है तो उसको 2 का 1 कर दो, हम हमेशा ऐसे रट के जाते हैं, और ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। अगर आपने पानी ले लिया तो वो वियोजित होगा, अगर आपने बेंजीन लिया तो वो संयोजित होगा। और संयोजन भी कैसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में, हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इस चीज़ को, और ठीक है अभी देख लो आप, ऐसा बॉन्ड बनता है। ऐसा इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और ये एक यूनिट बन जाते हैं, एक इकाई बन जाते हैं ऐसे। ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये ऐसे इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। चलो अब सवाल लगाने का टाइम है। चलो करो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सवाल सॉल्व करो। हो गया। अच्छा एक बात बताओ, सब इधर देखो, क्या इस फॉर्मूले में तुम्हें कहीं भी ए दिखाई दे रहा था, यहाँ पे ए है कहीं भी, क्या इस फॉर्मूले में ए है कहीं भी, नहीं है ना, तो मैं एक जनरलाइज पॉइंट लिख सकता हूँ ना, कि आई प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। आई प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रारंभिक सांद्रता देना तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ये जो किया है ना, नहीं ये वेस्ट ऑफ टाइम किया है, कोई सेंस नहीं है। ये जो लिखा है आगे 0.2 मोलर, 0.5 मोलर, 0.8 मोलर, 0.2 मोलर, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है इसका, ये किसी काम की चीज़ नहीं है, ये हमारे लिए वेस्ट है, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो पहली बात तो माइंड को क्लियर करो कि इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब आ जाओ CH3COH पे।
अब एक एक पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं CH3COH। CH3COH का वियोजन होगा या फिर संयोजन होगा? CH3COH एक्वस अगर दे रखा है, नहीं दे रखा तो एक्वस ही है, तो पानी में तो इसका वियोजन होगा। 1 से 2 मिलेंगे तो N की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। इसलिए पढ़ाया गया था। बेंजीन नहीं लिखा ना उसने, पानी लिखा, तो पानी में क्या होगा? वियोजन होगा। अच्छा, I की वैल्यू कितनी है? I का फॉर्मूला पता है आपको? वियोजन के केस में I का फॉर्मूला अपन क्या यूज करते हैं? भूल गए? भूलना नहीं चाहिए। वियोजन के केस में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, पन्ने पलट के देख लो। देख लिया? यही लिखा था। बढ़िया। लगाओ फॉर्मूला। I इज इक्वल टू 1 प्लस N कितना है? 2 माइनस 1, अल्फा कितना है? 0.1। बस दैट्स इट, दिस इज आंसर। कितना आ रहा है ये? 1.1। तो I की वैल्यू आ गई 1. सेकेंड पार्ट, बस इतना ही करना था बेटा। K4 FeCN, K4 FeCN6, क्या आपने थोड़ा बहुत उपसंयोजी यौगिक पढ़ा है? मैंने कहा ना, कुछ भी चीज पीछा नहीं छोड़ती। केमिस्ट्री बहुत कनेक्टेड है, ऐसे फिजिक्स भी बहुत कनेक्टेड है। क्या बनता है पता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद करो, 4K+ बनेगा। ये छत्ता कभी टूटता नहीं है, छत्ता एक साथ ही रहता है। N की वैल्यू 1 से कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी है? 5 है। अगर N की वैल्यू 5 है तो I की वैल्यू निकालो। 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा 1 दे रखा है। ठीक है, I की वैल्यू आ गई 5। बोलो सब लोग, बन रहा है? थर्ड सवाल, इसको बेंजीन में डाला है, तो 2C6H5COH से बनेगा 1C6H5COH होल ट्वाइस। तो इसका 1 मोल बनाने के लिए इसके 2 लगे, तो यहाँ N की वैल्यू ऐसे चेक करते हैं, तो यहाँ N की वैल्यू 2 होगी। ठीक है। हाँ, इसमें तो संगुणन हो रहा है ना, संगुणन के लिए फॉर्मूला याद है कि भूल गए? फॉर्मूला याद है कि भूल गए? भूल जाओगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी मदद, तुम्हें बनाने बनाने बैठना पड़ेगा। तो वहाँ फॉर्मूला बनाने बैठोगे, फिर डेरिवेशन तुम्हें वहाँ करना पड़ेगा। पर इतने सवाल लगा लो, इतने सवाल लगा लो कि फॉर्मूला याद हो जाए, बेटर है। मैं बहुत ही कम बोलता हूँ याद करने के लिए, बट ये जरूरी है, इसको याद कर लोगे तो ठीक रहेगा, टाइम बचेगा आपका, है ना। चलो करें। तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा कितना दे रखा है भाई? 0.7। बस सॉल्व कर लेना है इसको, जो भी आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो आ जाएगा। इस तरीके से कर, ठीक है। अच्छा, यूरिया, भाई यूरिया टूटता ही नहीं है, I इज इक्वल टू 1, बात ही खत्म। और KCl के लिए, तो KCl टूटता है 2 में, K+ और Ca-, जो जिसके लिए अल्फा 1 है ना, मतलब वो 100% टूट रहा है। 100% टूट रहा है ना, इसका मतलब I की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लिया करो, बाद में कितने मोल अपॉन पहले कितने मोल, फॉर्मूले से निकालोगे तो भी देखो, अल्फा की जगह 1 रख दोगे, अल्फा की जगह 1 रख दोगे, और क्या होगा? तो N पे डिपेंड करेगा ना सब कुछ, सब कुछ N पे डिपेंड करेगा, जो N की वैल्यू वही आंसर हो जाता है। 1 से 2 मिले 2 आंसर हो जाता है। ठीक है, आ गया सवाल सबको समझ में? पक्का? तो थोड़ा मैच्योर सवाल करते हैं। शाहिद क्लियर है? आ रहा है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
करो बेटा, वेट, बहुत से सवाल है, करो। ऐसे सवाल आते हैं ना मेंस वगैरह में, एडवांस में भी ऐसे आते हैं। बन गया बेटा सवाल? हो गया? आंसर आया? अल्फा निकाल लो, अल्फा निकाल लो, अल्फा को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, वही परसेंटेज आयोनाइजेशन होता है, कुछ नहीं है। जो अल्फा आएगा ना, ये पूछा ना आयनन प्रतिशत, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है ना, वो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करने पर ही आता है। तो कोई नई चीज नहीं है, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही है परसेंटेज डिसोसिएशन। चलिए करें सॉल्व, बढ़े आगे। हाँ, कैसे टूटेगा ये? ऐसे टूटेगा। अच्छा, n की वैल्यू कितनी हो गई? डिसोसिएशन हो रहा है पहली बात तो, n की वैल्यू कितनी है? 3 है, क्योंकि 1 से 3 बन रहे हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या लगाओगे? सॉरी, आई का फॉर्मूला क्या लगाओगे? बताओ, आई का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये आई का फॉर्मूला होगा। कितना आ गया ये? 1 प्लस 2 अल्फा। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा टीबी क्या होगा? सोचो, कितना होगा? विलियन 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है। अच्छा, शुद्ध विलायक कौन हुआ? पानी। तो शुद्ध विलायक का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा टीबी हो गया 100.52 माइनस 100 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? आई इंटू के बी इंटू एम। बस इस फॉर्मूले का प्रयोग करना था। तो ये आ गया 0.52 इज इक्वल टू आई, आई आ गया 1 + 2 अल्फा इंटू के बी सवाल में दे रखा है 0.52। मोललता, तो क्या आप मोललता को कैलकुलेट कर सकते हो? लगाओ दिमाग मोललता के लिए। विलेय का भार 10, विलेय का अणुभार कितना है? बेरियम नाइट्रेट, तो इसका दे रखा है 137, एन का कितना हो गया? 14, 62, 137 इंटू 62 प्लस 62 इंटू 2 इंटू, डिवाइड करेंगे नीचे किससे? विलायक के द्रव्यमान से केजी में। तो विलायक कितना है? 100 ग्राम जल है, मतलब 0.1 केजी। भाई मोललता तो फास्ट कैलकुलेट कर लेते हो ना, या उसमें भी अटकते हो? मोललता तो फास्ट कैलकुलेट कर लेते हो ना सब लोग? बढ़िया बात है। 0.52 से 0.52 कट गया, तो ये आ गया 1 बराबर 1 + 2 अल्फा। हाँ, ऊपर 10 था ना, ऊपर 10 था। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी ना, 261 के आसपास आएगी, 261 आएगी। ठीक है, 200। तो ये 2.61 आ गया ना, तो 1 + 2 अल्फा बराबर, इसको 2.61 लिख सकते हैं, उधर जाएगा 2.61, तो 2 अल्फा बराबर 1.61, अल्फा बराबर 1.61/2। 0.805 आ गया आपका।
अच्छा, अल्फा 0.085 आया तो आपका परसेंटेज आयोनाइजेशन कितना आया? वो होता है अल्फा इंटू 100, तो आ जाएगा 80.5%। आसान सवाल था, कितने से हो गया था वैसे? सेम ही तरीके से कर रहे थे ना, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर दी होगी बस। अप्रोच सही थी। अप्रोच कितने बच्चों की सही थी? बस ठीक है। तो आप कंसाइज करने की कोशिश किया करो, जैसे इतना ही स्टेटमेंट लिया बस अपन ने, एक साथ काम बन गया। जितना शॉर्ट में, जितना सिस्टमेटिकली कर सकते हो ना सवाल को, उतना करने की कोशिश किया करो ताकि बढ़िया रहे। चलिए एक और सवाल करते हैं। कितने प्रतिशत फिनॉल द्विलक मतलब डाइमर में बदला? सॉल्व दिस क्वेश्चन। करो बेटा। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। आ गया कुछ कराया? निकला आंसर? आसान था यार, बहुत आसान था। अच्छा, करें सॉल्व। तुमने पूरा सॉल्व किया होगा, तुम एक जगह अटक रहे होगे के एफ की वैल्यू के लिए ना। के एफ की वैल्यू के लिए 14.1 रख के सॉल्व कर दो। 14.1 रख के सॉल्व कर दो, आंसर बचा होगा, बाकी तुमने कर लिया होगा। के एफ 14.1 रख के सॉल्व कर जल्दी। कुछ लोग तो थर्मोडायनेमिक डेटा ढूंढ रहे होंगे कि यार थर्मोडायनेमिक डेटा ही नहीं है इसके अंदर, कैसे करेंगे। अच्छा, फिनॉल है, फिनॉल समझते हो? सवाल ने खुद ही कह दिया कि उसका द्विलक बनना है, मतलब मिलेगा, दो मिलकर के एक होंगे, ऐसा होगा। तो एन की वैल्यू कितनी है? इसका एक बनाने के लिए उसके दो मिले हैं, तो एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। क्या हम आई निकाल पाएंगे क्या?
आई का फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं है उसको, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। ठीक है, 1 माइनस होगा ना, ठीक है, आई आ गया 1 माइनस 0.5 अल्फा। अब क्या करना है, अब कंसेप्ट लगाना है, डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ इंटू मोललता। डेल्टा टी एफ सवाल में दे रखा था क्या, हाँ 2.35 दे रखा था। के एफ जो आपको नहीं पता था 14.1 इंटू, हाँ आई भी यूज़ करना है ना, आई भी लिखना पड़ेगा, वन माइनस 0.5 अल्फा इंटू के एफ है 14.1 इंटू मोललता। अच्छा, मोललता कैसे निकालेंगे, मोललता के लिए मोल चाहिए, तो मोल दे रखे हैं, मतलब भार दे रखा है 0.82 अपॉन फिनॉल। फिनॉल के लिए आप आराम से कैलकुलेट करके याद कर लेना, 94 इसकी वैल्यू होती। अच्छा कितना, 100 ग्राम विलायक है 0.1 kg, बस। अब इतनी सी चीज़ को सॉल्व करना है और यहाँ से अल्फा निकालने की, दैट्स इट। अप्रोच में कहीं कोई पंगा किसी बच्चे की, अप्रोच सबको समझ में आ गया, सवाल कैसे करना था, क्या करना था, एवरीवन क्लियर। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी, पॉइंट 888, ठीक है। आंसर लिख के छोड़ा, बाद में मैच कर लेना। यहाँ से परसेंटेज द्विलक कितना बना, परसेंटेज संगुणन हो जाएगा अल्फा इंटू 100, 88.8, दैट्स इट, ओके। तो ये आपका चैप्टर 95% तक फिनिश हो चुका है। अब 5% नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां पे हम चैप्टर को फिनिश भी करेंगे और एक लास्ट अनुषंगी गुणधर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाए। फाइनली हम लोग कल ही इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, इस मंथ में ही, हाँ, कल इसी महीने के अंदर अंदर हम इस चैप्टर को, आज 30 है 29 है, 30 है ना आज, 30 है, 30 है, मेरे को डेट याद नहीं आज, डेट क्या है आज, 30, नहीं कर पाएंगे, कल होगा फिर, नए नए महीने में ये चैप्टर खत्म हो। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे चल रही है तुम्हारी, बाकी डीपीपीज वगैरह कर रहे हो सब लोग, सवाल लगा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लगा रहे हो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कितने बच्चों ने लगाई, लगाई, ठीक है, 70 to 80% सवाल बन रहे हैं, सॉल्यूशन देख करके 90 to 95% सवाल बन जाते हैं, अच्छी बात है। एक साथ काउंट करके रख लेना, सब मार्क करके रख लेना कौन कौन से सवाल एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में नहीं बन रहे, और फिर उनको एक बार फिर से चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से ट्राई करना। हर टेस्ट के टाइम पे ना दो काम किया करो, एक तो जो मैंने असेंशियल रिवीजन क्वेश्चन बता रखे हैं वो किया करो, दूसरा टेस्ट होने से पहले उन सवालों को फिर से एक बार ट्राई करा करो जो तुमसे नहीं बने थे, देखा करो इसमें कुछ नया है क्या निकलने के लिए, कुछ और निकल के आ रहा है क्या, फिर उसका सोल्यूशन देखा करो, अप्रोच को सही करने की जरूरत है अपनी ना। और दूसरा, अभी इसके बाद अगला चैप्टर डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेना है, कल तो ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं, अभी आपके पास टाइम है, आज इसकी शीट भी अपलोड हो जाएगी, आपके वांट ऑफ फैक्टर की वाली शीट भी अपलोड हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ के सब कुछ, अगर क्वेश्चन ऑस्मोटिक के आ भी जाते हैं शीट में तो आप अवॉइड कर सकते हो, और पाई बराबर सी आर टी छोटी मोटी बातें अगर 12th की याद हो तो उनसे आप कर भी सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं ना। मतलब अटल बैच का बच्चा जो है ना, या आशा बैच का बच्चा जो पढ़ चुका है एक बार बोर्ड के चैप्टर्स को, वो किसी भी सवाल को ना ऐसे मत देखा करो हीन भावना से, कि नहीं अछूत भावना से सवालों को मत देखा करो, कि नहीं तुमको तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा ही नहीं है तो हम तो नहीं करेंगे, इस भावना के साथ में सवाल को नहीं देखना है। भाई हमने एक बार तो बोर्ड में पढ़ ही रखा है ना, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, हमें क्या खास है, देख लेते हैं। तो सवाल से कभी डरना नहीं है। हम क्या करते हैं, नहीं पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा के नाम पे क्या करते हैं, सवालों से डरते रहते हैं। क्या आपको आपके जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, या नीट के एग्जाम में ये ऑप्शन रहेगा कि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है उसके सवाल छोड़ दो, या तुम एक नेचुरल सी फीलिंग आएगी ना,
पढ़ लेता हूँ एक। वहाँ तुम्हारे अंदर ऐसी सिचुएशन होती है कि पढ़ लेता हूँ, क्या पता बन जाए। क्या वहाँ ऐसा करोगे, नहीं इसमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, मैंने पढ़ा ही नहीं है, हट नहीं देखूंगा तेरे। ये भावना से थोड़ी जाते हैं अपन। वहाँ तो साला एक सवाल किसी भी हद तक हो जाए, नहीं भी होगा तो तुक्का मार के आएंगे उसके अंदर। तो वही सेम फीलिंग डीपीपी करते वक्त रखो, वही सेम फीलिंग टेस्ट देते वक्त रखो कि सवाल आ रहा है, मैंने बोर्ड में एक बार तो पढ़ रखा होगा, नाम तो पता है मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, अगर आ गया सवाल तो करना है, आंखों के सामने क्वेश्चन आ गया तो करना है। तो कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है, कभी कभी सवाल ना इतने आसान होते हैं कि भले ही टॉपिक नहीं पढ़ रखा हो पर बोर्ड की नॉलेज से भी हम कर जाते हैं, क्योंकि तुमने बोर्ड सही जगह से पढ़ा है। तो बोर्ड में भी तुमने अच्छे कंसेप्ट सीखे हुए हैं, तुमने बोर्ड रट के पास नहीं किया अगर एएसएल से पढ़े हो तो, वहां भी तुमने कंसेप्ट सीखे हैं। हाँ मानता हूँ कि इस चैप्टर में मैंने तुम्हें बहुत कुछ नया पढ़ाया है, बहुत कुछ अलग तरीके से पढ़ाया है, पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो मैंने बोर्ड के अंदर भी तुमको ये पढ़ाया था। यहाँ सवाल को प्रैक्टिस थोड़ी अलग है, पर बोर्ड के लेक्चर्स में भी आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, ये चीज़ पढ़ी हुई है आपने, ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, वहाँ भी आपको पढ़ाया गया था और सवाल उसी से हो रहे हैं। इसलिए आपने जो फोर्स बैच में पढ़ा है, रफ्तार बैच में पढ़ा है, उसको हल्के में नहीं लेना है, उसमें बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ाया गया है, तो आपको सवाल करने हैं। हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे लेवल पे कर रहे हैं ताकि हम एडवांस से सवाल भी लगा पाएँ। अब नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के सवाल करेंगे। आप लोग घर पे शांति से बैठ के अपनी प्रिपरेशन किया करो, अपने सवाल लगाया करो, अपनी डीपीपीस किया करो, सीबी के क्वेश्चंस किया करो, शीट के क्वेश्चंस किया करो, टेस्ट ईमानदारी से दिया करो, टेस्ट को एनालाइज किया करो और एक चीज़ लिख दो अपने सामने, मुझे उन 1% बच्चों में आना है जो लास्ट तक पढ़ते हैं, लास्ट तक सवाल करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। सिलेक्शन के बारे में मत सोचो, सिलेबस के बारे में मत सोचो, रिवीजन के बारे में मत सोचो, मुझे सवाल बनने नहीं बनने उसके बारे में मत सोचो। क्या मैं रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहा हूँ? यस। क्या मेरे कोई बैकलॉग नहीं है? नहीं, कोई बैकलॉग नहीं है। क्या मेरा बैकलॉग का मतलब केवल क्लास नहीं होता, बैकलॉग का मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है। हमने क्या बैकलॉग का मतलब क्लास समझ रखा है कि मेरी क्लास नहीं हुई मतलब बैकलॉग हो गया। मैंने रे ऑप्टिक्स के अंदर प्लेन मिरर सर ने पढ़ा दिया, मैंने उसके क्वेश्चन ट्राई नहीं किए, ये मेरी प्रॉब्लम है। प्लेन मिरर तक खत्म हो चुका है, 2 मिरर एक दूसरे का किसी एंगल पे रखे हुए हैं, ऐसे जितने सवाल दिखे ना टूट पड़ो उनके ऊपर, कर डालो सालों को एक बार अच्छे से। जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो ना उनके सारे सवाल तुमसे बनने चाहिए। ट्राई किए हैं तुमने, नहीं किए, बैकलॉग है वो, कंसीडर इट एज अ बैकलॉग। वो बहुत बड़ा बैकलॉग है और मैं अगर बोलूँ ना आपको क्लास देखनी है, एक बैकलॉग खत्म करना है और जो आपने क्लास देख रखी है उसके क्वेश्चन आपने नहीं किए, वो बैकलॉग खत्म करना है, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन वाला बैकलॉग खत्म करो फिर क्लास का करना। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने आज ये टॉपिक पढ़ा और आज अगर आपने इसके सवाल नहीं किए ना, पॉइंट ऑफ गुणांक संयोजन वियोजन के, ये मान के चलना इन द वेरी नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल नहीं बनेंगे। आप 80 to 90% सवाल बना जाओगे अगर सेम डे आप सवाल लगाते हो तो। करके देख लेना सब बच्चे, आज के आज एप्लीकेशन खोलना, अपनी कैप्सूल बुक खोलना, उसमें वांट ऑफ गुणांक वाले सवाल करना, अभी क्लास के जस्ट बाद टाइम मिलता है तो आज के आज ही करना, आपसे 80% तक सवाल बन जाएंगे। और किसी पुराने टॉपिक को उठाकर जो पेंडिंग डाल रखा है, आज लेक्चर देखा है, बैकलॉग फिनिश किया है, तो बैकलॉग सिस्टमेटिकली फिनिश होता है, पहले क्लास खत्म होगी, फिर रिमेंबर करेंगे फॉर्मूले कंसेप्ट, फिर सवाल लगाएंगे, ऐसे वो लेक्चर कंप्लीट हो। और अब हम ऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं थोड़ा जल्दी ही, मतलब 15-20-25 दिन बाद में। तो आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ मैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर आशा बैच में पढ़ाया था 15 लेक्चर्स के अंदर। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वही IUPAC वापस पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं सेम लेक्चर्स रिपीट करूँगा। कुछ चीज़ें मास्टरपीस होती हैं, वो बार बार नहीं बनाया जाता और उसमें कुछ चेंज भी नहीं किया जाता है। वो 15 लेक्चर आपने देख रखे होंगे जो आशा बैच के बच्चे हैं, अगर टाइम पे ज्वाइन किया होगा तो। अटल वाले बच्चों ने देख रखे होंगे क्योंकि उनको भी मैंने गाइड किया था लास्ट ईयर। नहीं देखा है, इट्स फाइन। एक एक लेक्चर पर डे, सिंपल IUPAC नॉमेनक्लेचर है कार्बन का। मैं चाह रहा हूं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को GOC से स्टार्ट करूं, वो 10 से 15 दिन हम बचा सकते हैं जो आगे हमारे काम आएंगे, और IUPAC से एक ही सवाल आता है। तो आप आज से शुरू कर देना, जब भी आपको टाइम मिले, 1 घंटे 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, शांति से लेक्चर देखना है। ऑर्गेनिक के अलग कॉपी बना लेना, लेक्चर देखा साथ साथ रिवाइज किया, लेक्चर देखा साथ साथ रिवाइज, उसकी भी DPPs वगैरह अपलोड हो जाएंगे। धीरे धीरे वो काम करते रहना, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी मैं 2-3 चैप्टर और पढ़ाऊंगा इसमें, मतलब पहले मैं पढ़ाऊंगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, फिर मैं पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, फिर मैं पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं चलूंगा ऑर्गेनिक के ऊपर।
क्योंकि बिना केमिकल बॉन्डिंग पढ़े आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। तब तक का टाइम है आपके पास, कम से कम 30 दिन का टाइम मान के चलो आप, क्योंकि ये चैप्टर लगभग 1 महीना तो ले ही लेते हैं, बड़े-बड़े चैप्टर हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकैनेटिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, है ना? एक चैप्टर और छोटा-मोटा निपटाएँगे। तो ऐसे करके आपको सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, तब तक आईयूपीएसी फिनिश करके रख कर लोगे? धीरे-धीरे समय निकाल करके। और जो आशा बैच के बच्चे हैं, उनको भी टाइम निकाल के थोड़ा-थोड़ा करते रहना है। हालाँकि मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक शॉर्ट वर्ज़न आप लोगों के सामने लेके आऊँ, बट गारंटी नहीं है। शॉर्ट वर्ज़न ही होता है। तो ऑर्गेनिक की कॉपी बना लेना आज से ही, और रोज़ आधा, कोई बात नहीं ना, वो तो आईयूपीएसी है, उसमें क्या घिसना है अपने को। आज 20 मिनट का समय फ्री है, सब कुछ करने के बाद, 20 मिनट देख लिया, आधा घंटा फ्री, आधा घंटा देख लिया, वो कहीं अफ़ेक्ट नहीं करेगा। स्टार्टिंग में तो आपको पता भी नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में जब जीओसी पढ़ाऊँगा मैं, उसमें आपका आईयूपीएसी का नाम भी नहीं आएगा। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कवर आईयूपीएसी, वो आप शांति से करके, ठीक है? वैभव, गॉट इट? चलो, ओके, ओके, ओके। टेस्ट का एक बार रिज़ल्ट आ जाए, फिर एक बार बात करेंगे आप लोगों से कि टेस्ट का क्या चल रहा है। एक बार मैं रिज़ल्ट आज देखूँगा, फिर हम, ओके? जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको अच्छे से फॉलो करना है। आज इसके सवाल लगाने हैं, कल हम फिनिश कर लेंगे चैप्टर को, फिर हम नया चैप्टर शुरू करें। और बहुत जल्द आपकी 2 क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी। जो बच्चे हैं लगभग बराबर, काइनेमेटिक्स खत्म होने वाला है उनका भी, तो लगभग साथ में आ जाओगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। तब तक हम थोड़ा-सा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करेंगे, और काइनेमेटिक्स की भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करनी है, जो रीस्टार्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। ये नहीं करना है कि नहीं कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में भी टाइम निकाल करके रीस्टार्ट वाले प्रॉब्लम्स को उठा करके सवाल करने हैं। अगर फिजिक्स में 11th की फर्स्ट बुक पे कमांड हो जाती है ना, तो याद रखना पूरी फिजिक्स आसान है। अगर आपके काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मैकेनिक्स में आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर, आरबीडी, अगर ये चैप्टर्स आपने पकड़ लिए ना एक बार, तो यकीन मानना आपका सिलेक्शन तय है फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर भर भर के यूज आएगा इसका। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा ही नहीं सकता बिना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के। रे ऑप्टिक्स एक सेपरेट चैप्टर है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी मैं जब तक एलएलएम खत्म नहीं कर सकता, वर्क एनर्जी पावर खत्म नहीं होगा, सर्कुलर खत्म नहीं होगा, वहां पे नहीं आ सकते। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सवाल हिलेंगे ही नहीं तुमसे, अगर तुम्हारा पीछे कमजोरी है तो। फिर एलएलएम कमजोर रह जाएगा तो डब्ल्यूपी नहीं हिलेगा। समझ जाना, अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसको मिस मत करना। प्रैक्टिस कर करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना काइनेमेटिक्स अपनी, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो रिलेटिव, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव डिफरेंस सेट करता है, रैंक में फर्क रिलेटिव मोशन से आएगा। और दुनिया का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने आज तक सबसे शानदार रिलेटिव मोशन, सबसे शानदार क्वेश्चन लेकर के इस बैच को पढ़ाया है, तुम लोगों को पढ़ाया है। तो तुम उसको बर्बाद मत करना उस मेहनत को। रिलेटिव में बहुत अच्छे लेवल पे हम लोगों ने कवर अप किया है। सिंगेज के बहुत अच्छे-अच्छे एग्जांपल्स मैंने चूज़ किए हैं इस बार। बहुत प्यारे-प्यारे क्वेश्चन्स लेकर के आपको सॉल्व सॉल्व कराया है। बहुत स्टैंडर्ड बुक्स से क्वेश्चन उठा-उठा के आपको करवाए जा रहे हैं। एससी वर्मा, इरिडो, सिंगेज, कैप्सूल बुक, इन सब बहुत अच्छी-अच्छी किताबों से कंटेंट उठा करके आपको दिया जा रहा है। आपको शायद अंदाजा नहीं है इन एग्जांपल्स का, बट मेरे मेरे एग्जांपल्स नहीं है पहली बात तो। क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरे एग्जांपल्स नहीं है ये। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि अपने खुद के क्वेश्चंस बनाएँ। उतना टाइम है भी नहीं और अभी हम पहुँचे भी नहीं है। अभी आपको सबसे अच्छी बुक्स के सबसे अच्छे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं। हर जेईई का टीचर यही कराता है। क्योंकि रिसर्च बेस्ड टीचर ही, जैसे आईआईटी के प्रोफेसर रिसर्च करते हैं, तो वो सवाल बनाते हैं, है ना? हमारा काम ये होता है कि जितने अच्छे-अच्छे बुक्स के अंदर जितने अच्छे-अच्छे सवाल हैं, वो सारे आपको करवाने हैं। आपको अभी उसकी वैल्यू नहीं पता, और बहुत बेहतरीन सवाल रिलेटिव मोशन में चूज़ कर करके आपको कराए जा रहे हैं। आपके रे ऑप्टिक्स में भी बहुत अच्छे-अच्छे सवाल मैं करवा रहा हूँ। यहाँ जो सवाल चूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो भी बहुत अच्छे-अच्छे सवाल हैं। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ लेक्चर बहुत सीरियसली और सिस्टमैटिकली प्लान होता है। एक लेक्चर प्लान करने में 2 घंटा अगर लेक्चर लेने में लग रहे हैं ना, तो कम से कम उतना ही समय लेक्चर प्लान करने में लगता है, कि सवाल कौन-सा उठाया जाए। केमिस्ट्री में बहुत डाउट रहता है, फिजिक्स में भी बहुत डाउट रहता है। सवाल का लेवल क्या होना चाहिए, हायरार्की क्या होना चाहिए, सेटअप क्या होना चाहिए। इसके लिए एक टीचर बहुत मेहनत करता है, और सभी टीचर करते हैं जो जेईई पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को क्या करना होता है, स्टूडेंट को बस उन सभी सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस करना होता है, और क्वेश्चंस लगाने होते हैं। मैंने जब क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वहाँ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिले, एक्सपोज़र मिले आपको सवालों का। और आप अगर घर पे बैठ के ऐसे टाइम पास कर रहे हो, अपने टाइम को किल कर रहे हो, तो फिर, और अगेन आई एम सेइंग, यही चैप्टर हेल्प करेंगे आपकी। यही चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो ना, यही चैप्टर हेल्प करेंगे। अभी केमिस्ट्री में थर्मो वगैरह अपन जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा, अगर हमारा बेसिक स्ट्रांग होंगे तो।
लिंक हो जाते हैं चैप्टर, बहुत तगड़े लिंक होते हैं। आ रहा था ना यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, सब आते हैं, सब कनेक्टेड है चैप्टर्स। अपने आप को आप ऐसे मत रखो कि मैं स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ूंगा, मैं स्पेसिफिक ब्रांच पढ़ूंगा, ऐसे नहीं। सब पढ़ना है और सब कनेक्टेड है आपस में। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको इतना अच्छे से क्यों पढ़ाया मैंने? फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कंप्लीट चैप्टर है। एटम एंड न्यूक्लियर सब वापस पढ़ोगे आप, तो ये मेहनत वहाँ काम आएगी, है ना? चलो बाय बाय, प्रैक्टिस करो।